बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 के लास्ट 2 टॉपिक हमारे रहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से टॉपिक है? एक हमारा रहता है हैसिस लॉ और एक रहता है बॉर्न हैबर साइकिल। तो हैसिस लॉ को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसको हम आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हैसिस लॉ की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ साथ वाले गांव में। तो सुबह आज मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया दूसरे बाइक के साथ। तो यहाँ पे हाथ पे चोट लग गई। खुशकिस्मती से ये दायां हाथ नहीं था, बायां हाथ था, तो इसलिए हमारे लेक्चर्स के रास्ते में ये रुकावट नहीं बनेगा। क्योंकि इससे पहले भी मैं 15-20 दिन कुछ बिज़ी था और कुछ मैं बीमार रहा, तो उस दौरान 15-20 दिन गैप आ गया। उस दौरान मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका, लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आती रही जो इन लेक्चर्स को देख के, इन वीडियोस को देख के तैयारी करते हैं, तो वो 15-20 दिन का गैप आ गया। अब मैं नहीं चाहता था कि मज़ीद जो है वो 5-7 दिन का और गैप आए, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये बायां हाथ है तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। चोट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, चोट कम है, सिर्फ इसको गरमाइश देने के लिए, इसको गर्म रखने के लिए ज़्यादा ऊपर लपेटा हुआ है इसके। तो लेक्चर्स हम अपने कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, चोटों से महफूज रखे। आप भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी ये जो है सारा रिकवर हो जाए। तो हैसिस लॉ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। डेफिनेशंस 2 मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन इन डेफिनेशंस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेंगे ताकि जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ख़ास तौर पे पहली डेफिनेशन, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड करता है ए से डी, यानी ए हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ए से प्रोडक्ट बनती है डी। डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन होता है ए से डी, और इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं इसको हम कह देते हैं डेल्टा H1। जो भी हीट चेंज आई 700, 800, 1000 किलो जूल पर मोल, जो भी हीट चेंजेस आई उसको हमने डेल्टा H1 कह दिया। अब एक सेकंड रिएक्शन है, अगेन वो ए से ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट उसका हम ए से ही करेंगे, यही रिएक्टेंट होंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ए से पहले बनता है बी। कोई भी बी चीज़ हो सकती है, ए से बी बनता है। इस दौरान जो भी हीट चेंजेस आती हैं उसको हम डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी हीट चेंजेस आएंगी। फिर हम जाते हैं बी से डी, फिर हम जाते हैं बी से डी। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। पहले हम गए ए से बी, फिर हम गए बी से डी। तो इस दौरान जो बी से डी हीट चेंजेस हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा H3 से। अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, ये इसका पहला स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है। लेकिन ओवरऑल जो ओवरऑल चेंज है वो हम कहाँ से कहाँ गए, ए से डी तक। यहाँ पे भी हम कहाँ से कहाँ गए, ए से डी तक। लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ओवरऑल अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ओवरऑल ये भी क्या हुआ है, हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ए से डी तक गए हैं। और इस दौरान जो हीट चेंजेस आई हैं वो कौन कौन सी हैं, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। अब हैसिस लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा हो, 2 स्टेप हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी स्टेप्स हों, कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा हो, उस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं वो सेम होती हैं। यानी इस एक स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी और इन 2 स्टेप्स के दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी वो सेम होनी चाहिए। मैथमेटिकली हम इसको यूँ कहेंगे, डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हैसिस लॉ, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा H3, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है। चाहे हम इस रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे एक से ज़्यादा स्टेप्स में, रूट हम कोई भी ले लें, लेकिन जो हीट चेंजेस आएंगी वो सेम आएंगी। ये वाली हीट चेंज और इन दोनों का जो सम होगा वो सेम होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से अभी देखेंगे भी। चलें एक और जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट हम ए से डी जाते हैं,
इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसको हम डेल्टा H1 कह देते हैं। अब फिर हमने ए से डी ही जाना है। ए से डी जो इनिशियल और फाइनल स्टेजेस हैं वो सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन भी है कि जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वो सेम होनी चाहिए। अब दूसरा रूट ये है कि हम पहले चले जाते हैं ए से बी, जो हीट चेंजेस आती हैं उसको डेल्टा H2 कह देते हैं। फिर हम चले जाते हैं बी से सी, जो हीट चेंजेस आती हैं उसको डेल्टा H3 कह देते हैं। फिर हम चले जाते हैं सी से डी, जो हीट चेंजेस आती हैं इसको हम कह देते हैं डेल्टा H4। लेकिन आप ओवरऑल देखो इन 3 स्टेप्स में हम ए से कहाँ तक पहुँचे हैं, डी तक। ए से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, डी तक। बाकी सारे ये इंटरमीडिएट्स हैं जो दरमियान में बन रहे हैं। यहाँ पे यही चीज़ एक स्टेप में हुई थी, हमने ए से स्टार्ट किया था और एंड कहाँ पे हुआ, डी पे। यहाँ पे भी हमने ए से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे हुआ, डी पे। फ़र्क ये है कि ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट्स हैं। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हम कहाँ से कहाँ आए, हम ए से कहाँ तक पहुँचे, डी तक। इस दौरान जो टोटल हीट चेंजेस हैं वो हैं डेल्टा H2, डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4। अब हेसिस लॉ ये कहता है कि ये जो हीट चेंजेस हैं इनको टोटल करें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, यानी डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। तो यही हेसिस लॉ का बेसिक है कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा हो, जो टोटल हीट चेंजेस आती हैं वो सेम होती हैं, जो टोटल हीट चेंजेस आती हैं वो सेम होती हैं, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस रिमेन सेम। जहाँ से रिएक्शन शुरू हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वो सेम, यानी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे पहुँच रहे हैं वो सेम होना चाहिए। रास्ता हम जौन सा मर्जी इख्तियार कर लें, ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें या ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें, पहुंचना हमने ए से डी तक ही है। तो हेसिस लॉ ये कहता है कि जो टोटल हीट चेंजेस आएंगी वो सेम होंगी। अब देखो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट वाली, टोटल हीट चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम, यानी टोटल जो हीट चेंजेस हैं वो सेम रहती हैं। आइदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। आपको पता है कि किसी एक रिएक्शन को करवाने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वही रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, या हो सकता है कि उसी रिएक्शन को हम 2 स्टेप में कर लें, 3 में कर लें, 4 में कर लें। तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या सेवरल स्टेप में, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ रिएक्शंस रिमेन सेम, जो इनिशियल और फाइनल स्टेजेस हैं वो सेम, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे एंड हो रहा है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम हैं तो चाहे ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा हो, जो हीट चेंजेस आएंगी वो इक्वल होंगी। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। हीट चेंजेस जो है वो डेल्टा H1 है। दूसरा तरीका ये है कि हम ए से पहले जाते हैं सी, एरोस को देखना है, ये डायरेक्ट है, ए से हम बी की तरफ गए, ए से सी की तरफ आए, फिर हम सी से डी की तरफ गए, सी से डी की तरफ डेल्टा H इसको 3 कर लो, इसको डेल्टा H2 कर लो, और डी से हम फाइनली कहाँ पे पहुँच गए, बी पे, इसको डेल्टा H4 कर लो। जो भी स्टेप के दौरान हीट चेंजेस आएंगी, ज़ाहिर बात है ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है। जब इससे ये बनेगा तो कुछ ना कुछ हीट चेंजेस आएंगे, उसको हम डेल्टा H से, हर स्टेप को हम इसको डेल्टा H1 कह दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह दिया। अब ये था डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट हम ए से कहाँ पे चले गए, बी पे। ये था इनडायरेक्ट रूट, ए से पहले हम सी आए, सी से फिर डी गए, डी से फिर फाइनली कहाँ पे पहुँच गए, बी के ऊपर। तो हेसिस लॉ कहता है कि चाहे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाओ या यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाओ, जो हीट चेंजेस आएंगी वो इक्वल होंगी। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 इज़ इक्वल टू, ये होगा किसके इक्वल, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। सेकंड डेफिनेशन देखो, टोटल हीट चेंजेस ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0, यानी अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है
एक रिएक्शन है उसमें 4-5 स्टेप हो रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे वापस आ रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। साइक्लिक प्रोसेस वही होता है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से होते होते हम कहीं से भी होते होते वापस यहाँ पे आ जाएं, तो ये प्रोसेस क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम कोई साइक्लिक रिएक्शन करवाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया वापस वहीं पे वापस आ जाएं, तो ऐसे रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होंगी वो किसके इक्वल होंगी, ज़ीरो के। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए से हम पहले बी गए, इस दौरान जो हीट चेंजेस आए डेल्टा H1, फिर बी से हम सी आए, हीट चेंजेस जो इस दौरान आई इसको डेल्टा H2, फिर हम सी से डी आए, जो हीट चेंजेस आई इसको डेल्टा H3 कह दे, और फिर डी से ए आ गए। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से सी पे आए, सी से डी बनाया फिर हमने, और डी से वापस फिर हमने क्या बना दिया, ए। इस दौरान जो हीट चेंजेस आई वो डेल्टा H4 है। जहाँ से शुरू किया घूम के वहीं पे आ गए, तो इस दौरान जो टोटल हीट चेंजेस आएंगी वो ज़ीरो होंगी। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा H साइक्लिक, डेल्टा H साइकिल लिख दो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सम का साइन होता है, यानी हम चीज़ों को सम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में। तो समेशन डेल्टा H साइकिल का मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं, डेल्टा H हीट चेंज को शो करता है। साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं, अगर हम उनका सम करें, उनको ऐड करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कोशिश की है कि इनकी समझ आ जाए, और उम्मीद है कि आपको समझ आ भी गई होगी। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हेसिस लॉ से रिलेटेड, ताकि जो हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ा है उसकी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की जो फॉर्मेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। रिएक्टेंट इसके लिए इस्तेमाल होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनके रिएक्शन से हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, लेकिन दो डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होगा, वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक इनडायरेक्ट होगा, इन दरमियान में इंटरमीडिएट बनेगा, 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो जो डायरेक्ट मेथड होगा उसमें हम 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के बाद बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और इस दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी उसकी वैल्यू जो होगी वो होती है -89.08 किलो जूल पर मोल। अगर वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो आपने खुद उसको देख लेना है बुक से। तो ये है डायरेक्ट मेथड कि हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उसको हम डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। सेकंड है इनडायरेक्ट, मतलब ये जो होगा स्टार्ट यहीं से होगा, एंड भी यहीं पे होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें हम पहले स्टेप में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो ये पहले स्टेप में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। तो पहले स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इस दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी इसको हम डेल्टा H2 से लिख देते हैं, और जो हीट चेंजेस की वैल्यू है इस दौरान वो है तकरीबन 48.06 किलो जूल पर मोल। अगेन वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है माइनस साइन के साथ। इस तरह से अब ये इंटरमीडिएट बन गया। सेकेंड स्टेप में इसी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, क्योंकि हमने NaOH कितने मोल यूज़ करना है, 2 मोल। यहाँ पे तो 2 मोल हमने इकट्ठे यूज़ कर लिए थे, 2 मोल NaOH और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने 1 मोल NaOH लिया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका तो 1 मोल लगेगा, लेकिन NaOH के 2 मोल लगेंगे। जो दूसरा मोल होगा वो हम सेकेंड स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिर बनेगा Na2CO3
प्लस वाटर, और इस दौरान जो हीट चेंजेस आएंगी उसको डेल्टा H3 से लिख दो, ये तकरीबन -41.02 किलो जूल पर मोल। अब ओवरऑल रिएक्शन तो सेम है, अगर हम इसको ऐड अप करें, इस रिएक्शन को ऐड अप करें तो ये सोडियम जो इंटरमीडिएट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल तो वही बनेगा NaOH के 2 मोल 2 मोल NaOH। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बुक पे ऐसा नहीं किया हुआ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐड अप करने पे वही चीज़ बनती है, लेकिन ये हो 2 स्टेप्स के अंदर रहा है। तो NaOH के 2 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, इससे क्या बनेगा, इस साइड पे Na2CO3 और H2O। इस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी हैं, डेल्टा H2 से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है और डेल्टा H3 से। हैसिस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यानी जो डेल्टा H1 है वो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो, हीट चेंजेस सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू देख लो, डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है, -89.08 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H2 की वैल्यू कितनी है, ये है -48.06, और डेल्टा H3 की वैल्यू कितनी है, -41.02 किलो जूल पर मोल। तो ये ऐड अप हो जाएंगे, ये हो जाएगा -89.08 किलो जूल पर मोल। इस साइड पे भी कितना है, -89.08 किलो जूल पर मोल। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी हमें ये बताता है कि जो हैसिस लॉ की स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा स्टेप में, जो इसकी हीट चेंजेस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए अब एक और एग्जांपल की मदद से इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड करनी है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपको पता है कैसे बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम कार्बन का सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, चाहे हम ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई ही रखें, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वो तभी बनती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, चाहे हम लिमिटेड सप्लाई ही रखें तो तब भी कंप्लीटली कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है साथ। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रही, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम इनडायरेक्ट वे से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हैसिस लॉ। हैसिस लॉ को यूज़ करते हुए इनडायरेक्ट वे से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे? तो इसके भी कार्बन मोनोऑक्साइड दो रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। एक रिएक्शन हम कंप्लीट करवाएंगे एक स्टेप में, और फिर दूसरा रिएक्शन जो होगा उसको हम कंप्लीट करवाएंगे 2 स्टेप में, यानी दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो पहला जो डायरेक्ट रिएक्शन होगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस दौरान जो हीट चेंजेस की वैल्यू होती हैं वो आती हैं तकरीबन -393 किलो जूल पर मोल। थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो तो उसको देख लीजिएगा। अब इसी को अगर हम इनडायरेक्ट वे में बनाएं, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसकी सप्लाई अगर लिमिटेड कर दें तो यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाएगा। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम लिमिटेड कर दें तो पहले स्टेप में बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड नहीं की जा सकती, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। और अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब फर्दर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो इस स्टेप के दौरान हीट चेंजेस आती हैं वो होती हैं तकरीबन -283 किलो जूल पर मोल। अब काम हमने वही किया, यहाँ पे यही रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा था,
कार्बन से हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, एक्सेस लिया ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इतनी हीट चेंजेस हैं। जब हम लिमिटेड सप्लाई में करवाते हैं तो पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसकी हम डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि साथ कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो कितनी हीट चेंजेस आती हैं इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता, इसको हमने मालूम करना है इनडायरेक्ट वे से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम ऑक्सीजन का फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस टाइप की जो हीट चेंजेस हैं उनकी वैल्यू तकरीबन इतनी है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है। तो अगेन रिएक्शन वही है कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम कहाँ पे पहुँचे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम कहाँ पे पहुँचे, कार्बन डाइऑक्साइड। फ़र्क ये है कि ये एक स्टेप में हो गया, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। अब हेसिस लॉ ये कहता है कि ये वाली हीट चेंज और ये वाली हीट चेंजेस जो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ हम लिख सकते हैं डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब हमने ये तो फाइंड करना है डेल्टा H2, तो डेल्टा H3 को उठा के इस साइड पे ले आओ तो ये बन जाएगा डेल्टा H2। यही हमने फाइंड करना है, डेल्टा H2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बन जाएगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H3। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। डेल्टा H1 कितना था, -393 किलो जूल पर मोल। फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन, माइनस। और डेल्टा H3 कितना है, डेल्टा H3 है -283 किलो जूल पर मोल। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा -393 प्लस 283 किलो जूल पर मोल। तो बाकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, -110 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ गई, -110 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी होती है, -110 किलो जूल पर मोल। एक दफ़ा फिर इसको देख लो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ये जो रिएक्शन है कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, इसको हम 2 तरीक़ों से करवा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में रखेंगे तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इसकी जो हीट चेंजेस की वैल्यू है वो इतनी है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है। अगर हम लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है जिसको हमने डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट किया। कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन इस स्टेप के दौरान जो हीट चेंजेस हैं डेल्टा H3 वो इतनी है 283 किलो जूल पर मोल। तो हमने इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है। हेसिस लॉ ये कहता है कि चूँकि रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वो सेम है, तो डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। तो हमने हेसिस लॉ के मुताबिक इनको इक्वलाइज कर दिया। अब ये हमने फाइंड करना है डेल्टा H2 यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको उठा के इस साइड पे ले आओ, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H3 हो जाएगा। डेल्टा H1 की वैल्यू पुट करो, माइनस डेल्टा H3 की वैल्यू पुट करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाकी आंसर कितना आ जाएगा, -110 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इतनी होती है। तो अब इस हेसिस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। एक एप्लीकेशन तो मैंने आपके सामने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता दिया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि साथ कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, मुकम्मल तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेसिस लॉ की यही एप्लीकेशन है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं की जा सकती कैलोरीमेट्री के ज़रिए। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन हम फाइंड नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर हम इनडायरेक्ट मेथड यानी कि हेसिस लॉ को यूज़ करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन के रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता, यानी डायरेक्ट इस रिएक्शन से कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनती, इसको भी इनडायरेक्ट वे से बनाया जाता है। मीथेन से स्टार्ट करके हम कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंच सकते हैं। पहले कार्बन से मीथेन बनाओ, फिर मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जाओ, यानी इनडायरेक्ट वे में हम जाते हैं। तो
तो इनडायरेक्ट वे में फिर हम हेसिस लॉ को यूज़ करते हुए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरीमीटरी के ज़रिए फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन ही नहीं होता। इस तरह से जब इसको वापस तोड़ते हैं तो इसको तोड़ना भी इतना ईजी नहीं है कि हम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से हेसिस लॉ को यूज़ करते हुए कार्बन टेट्राक्लोराइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड की जा सकती है। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर के बनने की वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे मालूम होगी? एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, यानी कंप्लीट एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं होता, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी पता नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड नहीं की जा सकती। डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो हम हेसिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्ट तरीके से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हेसिस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्ट वे में उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा हेसिस लॉ का, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। डेफिनेशंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।